ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। हर एक मेजर रेप केस के बाद इंडिया में लोगों का रिस्पांस एक तरीके का ही होता है। वो गुस्से में होते हैं, सिस्टम से, पॉलिटिशियंस से, पुलिस से और फिर एक्यूज से। कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज का मामला अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर, यूके, स्वीडन और जर्मनी समेत कम से कम 25 कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुए। यहाँ तक कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी को जेनेवा में ये कहना पड़ा कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध भारत में एक बड़ी समस्या है। Safety, crimes against women is an issue in our country. It is, I mean, it may be an issue in other people's countries as well. That doesn't mitigate it, you know. पर क्या सिर्फ इसे मान लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आनन फानन में अपराजिता बिल भी पास कर दिया, लेकिन ये बिल कानून में तब्दील हो पाएगा? डॉक्टर्स में गुस्सा है कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अपराधी को सजा नहीं दी गई है। पर क्या भारत में दोष तय होने और सजा तक पहुंचने में कई साल नहीं लग जाते हैं? हेलो एवरीबॉडी, मैं परमीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा केस था जिसके कारण भारत में रेप लॉस को ही बदल देना पड़ा, क्यों विक्टिम्स का नाम पब्लिकली लेना इल्लीगल है और 1 घंटे में 91 FIRs यानी क्राइम अगेंस्ट वीमेन से जुड़ी लगभग हर मिनट 1 FIR के बावजूद रेप लॉ से किस कंट्रोवर्शियल एक्सेप्शनल क्लॉज को हटाया नहीं जा रहा। अगर आपको लगता है कि भारत में रेप के खिलाफ आवाज़ हाल फिलहाल में ही उठने लगी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि निर्भया पहला ऐसा मामला था जिसमें पूरा देश एकजुट हो गया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 50 वर्ष में हर पीढ़ी ने इस तरह के प्रदर्शन देखे हैं। शुरुआत हुई 1972 में। 26 मार्च 1972 शराब के नशे में धुत पुलिस वाले रात में कुछ आदिवासियों को थाने बुलाते हैं। इनमें एक 16 साल की बच्ची भी शामिल होती है। 2 पुलिस वाले बच्ची को हिरासत में लेते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बच्ची जब परिवार को अपनी आपबीती सुनाती है तो परिवार उसी थाने में FIR लिखवाता है। मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए बच्ची को 140 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ अपराध हुआ है कि नहीं ये पता लगाने के लिए उसका 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि लड़की के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और उसका हाइमन पहले से टूटा हुआ था। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जज साहब लड़की का चरित्र पर ही उंगली उठा देते हैं। 4 साल बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है। यहाँ दोनों आरोपियों को दोषी करार कर दिया जाता है, लेकिन 1978 में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को पलट देते हैं। अदालत सवाल करती है कि अगर लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई तो उसने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर वो रोकती तो बॉडी पर कुछ निशान होते। जज ने यहाँ तक कहा कि लड़की ने ही पुलिस वालों को उकसाया होगा, इसीलिए आरोपियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस फैसले के आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 लॉ प्रोफेसर्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिखा, जिसके बाद लोग इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मामला संसद तक पहुंचा। पहली बार इस बात पर चर्चा हुई कि डर के मारे अगर लड़की चुपचाप अपने साथ दुष्कर्म होने देती है तो उसे कंसेंट नहीं माना जा सकता। साल 860 के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में पहली बार कस्टोडियल रेप और कंसेंट जैसे वर्ड्स जोड़े गए। इंटेरोगेशन के नाम पर कैरेक्टर असैसिनेशन को अवैध बताया गया। अब तक पीड़िता को साबित करना पड़ रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है। कानून में बदलाव के बाद आरोपियों को यह साबित करना होगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। और क्योंकि समाज में रेप सर्वाइवर्स को बुरी नज़र से देखा जाता है, इसीलिए विक्टिम्स की आइडेंटिटी को रिवील करना एक गैर कानूनी घोषित किया गया। कमाल की बात तो यह है कि कानून बनने के 50 साल बाद भी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि विक्टिम का नाम मत छापिए। साल 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 4.5 लाख केसेस दर्ज किए गए। एवरी आवर 91 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें पति और रिश्तेदारों द्वारा की गई हिंसा सबसे ऊपर रही और बावजूद इसके देश के रेप लॉस में एक्सेप्शन है कि ज़बरदस्ती करने वाला अगर आपका पति हो तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। और इस एक्सेप्शन की बदौलत हमारे पास इंडिया में मैरिटल रेप को लेकर कोई आंकड़ा मौजूद ही नहीं है। विमेन सेफ्टी इंडेक्स में 177 कंट्रीज़ की लिस्ट में भारत 128 नंबर पे है। दिल्ली में यूएन की गई एक सर्वे के अनुसार 90% लड़कियों ने कहा कि वो पब्लिक स्पेसेस में अनसेफ फील करती हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट निकोलस ग्रोथ ने सेक्सुअल अब्यूज़ पर रिसर्च किया और कई बुक्स भी लिखी। इसमें सबसे जानी मानी किताब है मैन हु रेप्स द साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर। 1979 की इस बुक में उन्होंने ये समझाया कि कोई आदमी किन वजहों से रेप करता है। उन्होंने रेपिस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला है पावर रेपिस्ट, ये अपनी नज़रों में खुद को पावरफुल प्रूफ करने के लिए ऐसा करता है। इसी तरह के लोग सीरियल रेपिस्ट होते हैं। दूसरे हैं एंगर रेपिस्ट, ये अपने अंदर भरा हुआ गुस्सा निकालते हैं। रेप के साथ साथ ये विक्टिम्स को बुरी तरह मारते पीटते भी हैं। और तीसरे हैं सैडिस्ट रेपिस्ट, जिनको दूसरों को पीड़ा देकर सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये वो लोग हैं जो अपने विक्टिम्स को मरते हुए देखने में मजा लेते हैं। तो डॉक्टर ग्रोथ की सालों की रिसर्च में कहीं ये सामने नहीं आया कि रेप की वजह छोटे कपड़े या अंधेरा होने के बाद लड़कियों का घर से बाहर निकलना या फिर उसकी रेड लिपस्टिक होती है। हाल ही में ब्रसेल्स में हुए व्हाट यू वेयरिंग नाम की एग्जीबिशन में, जिसमें रेप सर्वाइवर्स ने रेप के वक्त जो कपड़े पहने हुए थे उन्हें डिस्प्ले पर रखा, ये बताने के लिए कि चाहे 25 साल की लड़की की जीन्स शर्ट हो या 5 साल की बच्ची की फ्रॉक, दिक्कत कपड़ों में नहीं बलात्कारियों के दिमाग में होती है। बावजूद इसके विक्टिम ब्लेमिंग से लोग पीछे नहीं हटते और इस हद तक करते हैं कि विक्टिम खुद पर ही सवाल करने लगती है। और सेक्सुअल वायलेंस लड़कियों पर सिर्फ डोमिनेशन के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे पार्टीशन के बाद सेक्सुअल वायलेंस किया गया दूसरी कम्युनिटीज की इज्जत कम करने के लिए। यही चीज़ हमने मणिपुर में भी देखी और यही चीज़ हमें देखने को मिली रोहिंग्या वायलेंस में। एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं और सब जानते हैं कि जो चल रहा है वो फेक है। पर कितनी सारी रिसर्च हुई हैं ये दिखाने के लिए कि किसी का भी पर्सपेक्टिव बदलता है। मूवीज से, टीवी शो से, जो भी चीज़ें हम पहनते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, इन सब से। तो जैसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सवाल बेटियों से नहीं बेटों से कीजिए, ताकि जो पीढ़ियों से होता आया है वो जाकर रुक सके। नहीं तो हर कुछ साल बाद हमें हाथ में पोस्टर लेके सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
याद रखिए कि भारत में हर दिन 91 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और इन सैकड़ों हज़ारों केसेस में से कोई एक केस हमारी कॉन्शियस पर दस्तक देता है। क्या समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए सिर्फ सज़ा की गुहार लगाना सही है? बतौर समाज हम इस घटिया मानसिकता से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? और आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।